नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। देवभूमि दिन भर में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की दिन भर की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। हमेशा रैगिंग के लिए विवादों में रहने वाला हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज फिर सुर्खियों में आ गया है। ताजा मामला जूनियर छात्रों के रैगिंग के नाम पर सिर मुंडवाने का बताया जा रहा है। जूनियर छात्रों का सिर मुंडवाकर मेडिकल कॉलेज परिसर में घुमाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सभी छात्रों के सिर मुड़े हुए हैं। वो एक लाइन में चलते हुए हाथ पीछे कर पीठ पर बैग लिए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। इन छात्रों ने किसके कहने पर सिर को मुंडवाया, कोई भी इस मामले में बोलने से बच रहा है। वहीं इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से बात की गई है। फिलहाल इस मामले में किसी भी छात्र की तरफ से रैगिंग से जुड़ी कोई भी शिकायत नहीं की गई है। एंटी रैगिंग कमेटी से मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। के माध्यम से अभी ये बात मेरे संज्ञान में आई है कि इस तरीके का कोई मामला हुआ है, लेकिन अब तक किसी के द्वारा ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। इस समय में मेरे द्वारा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर अरुण जोशी जी से, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी एक कमेटी जो होती है उसके अंतर्गत इसकी जाँच करा के जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लोग के माध्यम से अभी ये बात मेरे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में यूक्रेन से लौटे छात्र छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं भारत सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है कि आज हमारे बच्चे युद्ध जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों से भी सकुशल वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन में ही उत्तराखंड के कई छात्र फंसे हुए हैं, जिसको लेकर सीएम पुष्कर धामी विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और सरकार ने छात्र छात्राओं की वापसी के लिए 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। दिल्ली सीएम पुष्कर धामी ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत। उत्तराखंड के कुछ छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हैं। सीएम ने कहा कि छात्रों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य की कोशिशें लगातार जारी हैं। शासन के निर्देश पर अधिकारी छात्रों के परिवार से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र की जानकारी प्राप्त कर उनसे संपर्क साधा जा रहा है। उत्तराखंड के अब तक 160 छात्र यूक्रेन से घर वापसी कर चुके हैं। चुनाव नतीजों पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की और कहा कि उत्तराखंड में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ऐसे में भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत अपनों को बचाने का संभव प्रयास कर रही है। हमारी बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के बच्चों को वापस लेने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? नहीं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सभी बच्चे सकुशल वापस आएँ। हम विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हैं। हमारे जो माननीय मंत्रीगण इस ऑपरेशन गंगा के तहत इस काम में लगे हुए हैं, वो भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। अभी तक 160 छात्र और छात्राएं वापस आ गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया है, जिससे पूरे देश के छात्र और छात्राएं सकुशल वापस पहुंच रहे हैं, अपने घरों को जा रहे हैं। इस अभियान में हमारे यहाँ के भी 160 छात्र अभी तक वापस आ गए हैं, छात्र और छात्राएँ, और जो बचे हुए हैं उनकी भी शीघ्र वापसी हो, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। सर, ऑपरेशन गंगा सरकार चला रही है, लेकिन जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य लोग, कह रहे हैं कि समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाया। अगर समय रहते कदम उठा लेती तो शायद स्थितियां और भी ठीक हो जाती। 15 तारीख को भारत सरकार ने इसमें एडवाइजरी जारी कर दी थी, और चूँकि जैसे ही देशकाल परिस्थिति आई है, वैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने इस पर त्वरित रूप से कदम उठाया है, और अभी तक हजारों जो छात्र और छात्राएं वापस आ गए हैं। जो बचे हुए हैं वो भी कुछ दिनों में आ जाएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अनावश्यक रूप से हर चीज़ में केवल विरोध के लिए विरोध करता है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल रहेगा, 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को। आप लोग कितने आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में? हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बन रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि का कहना है कि चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली है। इस बार कांग्रेस 40 से अधिक सीटें ला रही है, क्योंकि जनता बीजेपी के 5 साल के कार्य से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस बार जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। राजीव महर्षि से बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने।
उत्तराखंड में 10 मार्च को मतगणना होनी है और इससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। भाजपा कह रही है कि वो 60 प्लस इस बार सीटें ले आएंगे, तो कांग्रेस भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। मेरे साथ कांग्रेस की मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि जी हैं। सर, 10 मार्च को मतगणना होनी है, चूंकि भाजपा कर रही है कि इस बार कहीं ना कहीं वो 60 प्लस किस पार जरूर जाएंगे, क्या कहना है आपका? देखिए, पहले तो हम पूर्व में भी ये कह चुके हैं कि निश्चित तौर पर जो जनता से हमारा जनसंपर्क हो पा रहा है, जितना भी हम कर पा रहे हैं, तो हमें निश्चित तौर पर ये बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो ट्रेंड है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है। और कांग्रेस पार्टी जो है ऐसे में निश्चित तौर पर इस प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि हमारा भी जनसंपर्क एज अ जनप्रतिनिधि रहता है और उसमें हम लोगों से बातचीत करते रहते हैं। तो उससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो है सत्ता यहाँ पर बहुत आराम से जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में आ जाएगी। और जहाँ तक रही आपने तमाम जो बातें करी हैं कांग्रेस पार्टी, आपने जो कहा है कि जैसे आपने बैलेट बॉक्सेस की बात भी करी है, तो बैलेट बॉक्सेस की भी हम निगरानी कर रहे हैं। हमने अपने तमाम प्रत्याशियों को कहा है कि स्ट्रांग रूम में जो है आप निगरानी रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पहले जो इतिहास रहा है वो बहुत गलत रहा है। उन्होंने हमेशा मतदाताओं को बरगलाने का प्रयास किया है, उन्होंने ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की है। तो इसको लेकर भी हम लोग सचेत हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएगी और हम सरकार स्थापित करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार वोट दिया है और सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस को जनता वोट दे? चूंकि सरकार बीजेपी कर रही है कि उनके 5 सालों में लगातार कार्य किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, आखिर में कांग्रेस के पास ऐसा क्या था जिससे कांग्रेस पूरा तरीके से दावे करे? सवाल ये है कि यही तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने खनन में पैसा कमाने का प्रयास किया, उसमें भ्रष्टाचार इसके तमाम नेताओं ने फैलाया। तमाम ऐसी चीज़ें, इन्होंने किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी। इन्होंने जो 60% पर्वतीय क्षेत्र में से पलायन हुआ है, 60% परिवारों का जो पलायन हुआ है, उस पलायन को भी इन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने कोई ऐसी रूपरेखा नहीं बनाई जिससे पलायन रुके और जो यहाँ पर कोई जो है रोजगार का साधन बने। या हम कहते हैं कि खेती बाड़ी को ही सुरक्षित कर लेते जंगली जानवरों से, इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने जो है महंगाई को कम नहीं किया। महंगाई इनकी केंद्र सरकार ने भी और इनकी राज्य सरकार ने भी डबल इंजन की अपनी सरकार बताते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये डबल महंगाई की सरकार है। ये डबल महंगाई देती है, केंद्र सरकार भी महंगाई करती है, उसके ऊपर से राज्य सरकार भी महंगाई कर देती है। आज ये देख रहे हैं। लेकिन हमने जो है जनता से वादे किए हैं। हमारे माननीय प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, हमारे मीडिया प्रभारी हैं श्री गौरव वल्लभ जी, इन्होंने बड़े जो है भरोसे के साथ जनता को आश्वस्त किया है कि हम लोग जैसे ही सरकार में आएंगे तो यहाँ महंगाई कम करने का प्रयास करेंगे। हम गैस सिलेंडर पे भी दाम जो है 500 रुपये से कम करने का प्रयास करेंगे। जितनी सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकते हैं तमाम चीज़ों में हम देंगे। हम लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल। महर्षि जी, एक चीज़ भाजपा की ओर से एक बयान सामने आया है कि वो जो अपने जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ से दूर भेजना चाहते हैं, यानी कि सुरक्षित स्थानों तक भेजना चाहते हैं। इसमें क्या लगता है इस बयान से कि उन्हें डर है या फिर ऐसा डर है कि कांग्रेस कहीं उन्हें तोड़ देगी? क्या लगता है पूरा? देखिए, अगर आप मेरे से ये बात पूछें तो मैं तो बहुत आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि उन्हें अपने विधायकों को छुपाना पड़े या बचाना पड़े। ना ही कांग्रेस पार्टी इस तरीके के काम करती है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। सीधे कांग्रेस जिसकी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी जो है उसको मानेगी। हम लोग जो है उसको शिरोधार्य करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये भूल जाना चाहिए और उसे समझ लेना चाहिए कि उसे इस बार इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास इतने विधायकों की संख्या नहीं आएगी। हमने पूर्व में भी कहा कि उनके पास जो है नगण्य संख्या में जो है विधायक आएंगे जिन्हें वो अपने पास रख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बनेगी भी नहीं। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार अगर आपने सर्वे किया है, चूंकि तमाम कांग्रेस ने भी लगातार देखा है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग अपनी खुद करी है, क्या लगता है कितनी सीटों पर आप आश्वस्त हैं? देखिए, मेरा ये मानना है जिस प्रकार की हमारे पास खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार की सीटें हम लोग हमारे प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि संख्या हो सकता है 50 से ऊपर हो। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ कांग्रेस की मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, जिनका सीधे तौर पर कहना है
का मतलब है कि आने वाली 10 मार्च को कांग्रेस सरकार बनानी जाएगी और वो 50 से ज़्यादा सीटों को लेकर पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। 10 मार्च को उत्तराखंड में चुनावी नतीजे आने हैं। ऐसे में कांग्रेस सर्विस वोटर्स और पोस्टल बैलेट के वोटों को लेकर चिंता में दिखाई दे रही है। कांग्रेस मतदान के बाद लगातार ऐसे वोटों को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाती आ रही है। अब कांग्रेस का कहना है कि मतगणना के दिन जिन टेबलों पर सर्विस और पोस्टल बैलेट से पड़े वोटों की गिनती की जाएगी, उसको लेकर कांग्रेस की खासी नजर रहेगी। गोदयाल ने आरोप लगाया है कि हमारे पास ऐसे भी प्रमाण हैं कि जो लोग रिटायर्ड होने के बाद घर में हैं, उनके भी पोस्टल वोट पड़े हैं। हमेशा से कांग्रेस का कार्यकर्ता मतगणना में जाते रहते हैं और इस बार भी बड़े उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता मतगणना में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मतगणना में जो विशेष योगदान है आज की स्थिति में, वो है जो सर्विस और पोस्टल बैलेट है उनका, और उस बारे में हम जो लीगल असिस्टेंट हमें करते हैं उनसे भी हम राय मशविरा कर रहे हैं और उन वोटों को हर तरह से जांचने परखने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हम हमारे जो मतगणना स्थल में जाने वाले लोग हैं, जो पोस्टल बैलेट की टेबल पर बैठेंगे, उनको विशेष रूप से यहाँ से ये हिदायत जारी करेंगे कि उन पोस्टल बैलेटों को कैसे जांचा जाए, जो कि तमाम आपने देखा होगा कि कितनी शंकाएँ बाजार में तैर रही हैं, कोई वीडियो बाजार में तैर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी प्रमाण है कि जो लोग रिटायर होके घर आए हुए हैं, वो उनके भी वोट पोस्टल वोट वहाँ जा रखे हैं और वो वोट पढ़ के आ रहे हैं, मतलब वोट टिक करके आ रहे हैं। तो ये गंभीर मामले हैं और हमने इसकी बृहद योजना बना रखी है कि हम इन जो गलत तरीके से डाले गए वोट हैं उनको कैसे रोका जाए। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह का कहना है कि इस साल 8 और 9 मार्च को आयोजित होने वाले वसंतोत्सव में कई प्रकार के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस वर्ष वसंतोत्सव वसंत संत और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड को एक पुष्प प्रदेश बनाया जाए, क्योंकि इस देवभूमि में स्वयं प्रकृति ने इतने सुंदर पुष्प दिए हैं। अब आवश्यकता है कि उनको इकोनॉमी से जोड़ा जाए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में 609 हेक्टेयर भूमि पर फूलों का उत्पादन होता है। आज प्रदेश में 250 करोड़ रुपए का फूलों का व्यापार होता है, जिसे वसंत उत्सव के माध्यम से अब बढ़ाने का प्रयास जारी है। जल्द ही इसको नया मुकाम मिलेगा। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यूथ से कि आप सिर्फ फूल को देखें ही नहीं, लेकिन इससे हमारे प्रदेश के लिए क्या व्यवसाय हो सकता है, क्या हॉबी, क्या पैशन, क्या बिजनेस, किस प्रकार से हम इसको ग्लोबल कंज्यूमरिज्म मार्केट से जोड़कर अपने प्रदेश के लिए और हर एक कृषक के लिए जो उत्पादन करता है उसके लिए कैसे हम एक फाइनेंस और एक उद्यम, बिजनेस, एक पैशन जनरेट करें। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध जारी है, जिसको लेकर भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के चलते हरिद्वार निवासी वैभव कुमार भी यूक्रेन से सकुशल भारत लौट आए हैं। छात्र वैभव यूक्रेन के खार्किव में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। खार्किव से हरिद्वार लौटने पर परिजनों के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी वैभव का फूलमालाओं से स्वागत किया। घर वापसी के बाद वैभव ने आपबीती बताई और बताया कि किस तरह वो जंग के बीच डर के साए में रहने को मजबूर थे। हरिद्वार जिले के जो 43 में से 26 ये आ गए हैं और 16 लड़के भी हमारे जो बॉर्डर कंट्री में हैं और यूक्रेन में भी एक लड़का भी है। घर का वातावरण तो खराब रहेगा जब बच्चे ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो घर में तो क्या स्थिति रहेगी आदमी की, ना खाने का ना पीने का, बस बच्चे का लगा रहता है बच्चे क्या स्थिति होगी। और सरकार की तो सारी भूमिका ही है, बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग तो घर में बैठे हैं। सरकार सारा काम कर रही है बच्चों को निकालने का मेहनत से जो है, और बड़ी खुशी है कि सरकार ने बच्चे निकाले, भारत सरकार ने। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए वहाँ से निकलने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब कि जैसे देखते हैं कि पहले तो ट्रेन पकड़ना, और जैसे वहाँ की युद्ध के हालात की स्थिति थी, आपातकाल लगा हुआ था, तो उसी से देखते हुए कि ऐसा था कि मतलब कहीं से भी कुछ स्ट्रगल हो सकती थी और बहुत खतरा था। यूक्रेन में फंसे दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 के निवासी छात्र अमन राय वतन वापस लौट आए हैं। अमन के सकुशल वापस घर लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल है। अमन के परिवार वाले ईश्वर का शुक्र अदा कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटे अमन ने बताया कि उन्हें वापस आने में बेहद ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। रात के समय काफी पैदल चलना पड़ा। अमन कहते हैं कि यूक्रेन के हालात बेहद चिंताजनक हैं।
रसिया की तरफ से लगातार बमबारी वगैरह हो रही थी और हम लोग शेल्टर में रुके हुए थे, जैसे मेट्रो स्टेशन हैं हर जगह पे, वहाँ पे कहते हैं अंडरग्राउंड जाके हम लोग काट रहे थे। 5-6 दिन वहीं पे रुके, फिर लगा कि कहते हैं हाँ कि कहते हैं हमको यहाँ पे रुकना भी सेफ़ नहीं है, जाना भी सेफ़ नहीं है। तो कहते हैं लेकिन हमने ट्राई किया कि हम जाते हैं वहाँ पे, चाहे जैसे तैसे हो पहुँचे, बॉर्डर पे पहुँचे अलग देशों के, वहाँ से हमको कहते हैं रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो कहते हैं वहाँ पे गए हम लोग, जैसे तैसे ट्रेन वगैरह पकड़ के हम गए सारे बच्चे, और वहाँ पे एम्बेसी के द्वारा कहते हैं थोड़ा बहुत हेल्प प्रोवाइड किया गया और वहाँ से हम लोगों को प्लेन प्रोवाइड करके इंडिया भेज दिया गया। सरकार का तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो वहाँ से हंगरी बॉर्डर से जो उनको सहयोग दिया, जो यहाँ दिल्ली तक लाने के लिए जो व्यवस्था की थी प्लेन का, वो सरकार का तो धन्यवाद है ही। फिर वहाँ पे एयरपोर्ट में भी हमारा उत्तराखंड का नेतृत्व करने वाले भी वहाँ पे उनको स्वागत भी किया था और पूछ भी रहा था उनसे, लड़के से, कि जाने की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या। तो उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स आए हुए थे, तो बस उसके बाद उन लोगों ने कहा ठीक है आप अपने पेरेंट्स से जाइए। हमारा भतीजा जो अमन यूक्रेन में फंसा हुआ था भयंकर गोलीबारी के बीच, और वहाँ से किसी तरीके से बच के आज हमारे बीच लौटा है। हमारे लिए बड़ा खुशी का बात है। दिवंगत दल के परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहूँगा कि जो यूक्रेन में जो भयंकर युद्ध चल रहा है, ये इस युद्ध का विराम होना चाहिए। विश्व शांति के लिए युद्धों का विराम बहुत ज़रूरी है। हमारा ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 में यूक्रेन से अपने घर पहुंचे छात्र अमन राय के आवास पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पहुंचकर अमन का अभिनंदन किया। इस दौरान अरविंद पांडे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अपने वतन सकुशल वापस लाने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री जी के इस मिशन ने सबका दिल जीत लिया है। मैं सबसे पहले जो यूक्रेन से हमारे बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने के किसी प्रदेश के भी हों, बहुत सुरक्षित स्वदेश लौट के आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और भगवान का मैं धन्यवाद दूंगा कि इस महायुद्ध में भी हमारे हिंदुस्तान के बच्चों की जीवन बची। इसके पश्चात मैं हिंदुस्तान की सरकार का, मैं मोदी जी का धन्यवाद किन शब्दों में दूं? हमारे पास शब्द नहीं साहब, शब्द छोटे पड़ जा गए, लेकिन भारत सरकार के जो काम है अतुलनीय है। ऋषिकेश नगर निगम प्रशासन ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को रफ्तार देनी शुरू कर दी है। महापौर अनीता ममगाई ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे चारधाम यात्रा की तैयारियों का फीडबैक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा को देखते हुए आज अधिकारियों की बैठक ली गई और अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया कि किस प्रकार से नगर निगम की अपनी व्यवस्थाओं की तैयारी कर रखी है। जिस प्रकार से कि सफाई व्यवस्था, चार धाम जो कि देश विदेश से ऋषिकेश में जो श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो ऋषिकेश शहर में भी पूरी तरह से उनको सफाई व्यवस्था इतनी चाक चौबंद लगनी चाहिए ताकि वो देश विदेशों में भी इसका संदेश लेके जाएं। और जिस प्रकार से कि नगर निगम ऋषिकेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर रखा है, तो उसी प्रकार सभी से निवेदन करते हुए कि चारधाम यात्रा के दौरान कोई भी पॉलीथीन लेके या सिंगल यूज प्लास्टिक का यहाँ पर ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत उसका उपयोग ना करें। चारधाम खबर ऋषिकेश से, जहां हरिद्वार रोड पर स्थित कृषि मंडी समिति गेट के पास शुक्रवार रात 4 दुकानों में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। दुकान चलाने वाले व्यापारियों का कहना है कि रंजिश की वजह से किसी ने आग लगाई है। वहीं कृषि उत्पादन मंडी समिति के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में 3 संदिग्ध युवक भी वारदात के समय घूमते हुए दिखाई दिए। सर मेरा नुकसान जो 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान है। हमारी बराबर में 3 दुकानें और थी सर, इन चारों दुकानों में आग लग गई है। इन चारों दुकान का नुकसान 7 से 8 लाख रुपये। सर हमने फुटेज चेक की, कैमरा मार दिए, पीछे के रास्ते 3 लड़के उसमें आई है। सर मैं पुलिस से अपील करता हूँ इस चीज़ की जांच की जाए जल्द से जल्द। 2 तो फ्रिज है, 1 लाख के 1.5 लाख तो फ्रिज ही है, जी फ्रिज है वो है। अच्छा बाकी तो सामान दुकान में भरा ही, आप देख ही रहे हो, आप देख ही आए ही है। ये तो लग रहा है किसी साजिश की है। एक बार पहले भी कह लगाई थी, अभी भी थी, इन बीच में चोरी भी करी
ये तीन लवंडे हैं, इधर से जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं। मंडी के कैमरे में तीन लवंडे दिख रहे हैं मेरे को। आपने कैसे देखे 3 लड़के जा रहे? मंडी के कैमरा में लगा है ना, एक बाबूजी की दुकान में उन पे में देखा। जिला चिकित्सालय पौड़ी की आवासीय कॉलोनी में अपने 2 शावकों के साथ घूमने वाली गुलदार को ट्रैकुलाइज करने के लिए हरिद्वार डिवीजन और राजाजी नेशनल पार्क पौड़ी से आई वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों की टीम की ओर से दिन और रात को गश्त करने के बाद भी गुलदार कहीं नजर नहीं आ रहा है। पौड़ी वन विभाग में रेंजर अनिल कुमार भट्ट का कहना है कि शहर वासियों को गुलदार की दहशत के निजात दिलाने के लिए पिंजरा लगाया गया है। टीम की ओर से गश्त करने के साथ ही ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर आने के लिए अनुरोध किया गया था। उनकी टीम लगभग 4 दिनों से यहाँ पर लगातार गश्त, सर्च और साइन सर्वे वगैरह कर रही है। कल भी हम लोगों ने 4 टीमों को जो बनाया गया था, जैसे पहले माननीय न्यायालय के जिला न्यायालय के समीप गुलदारों को देखने की पुष्टि हुई थी, तो वहाँ पर भी एक टीम को हम लोगों द्वारा ट्रैंकुलाइजिंग गन के साथ में रखा गया था। एक टीम जहाँ पर उसकी संभावित होने की संभावना थी, वहाँ पर एक टीम को रखा गया था कंडोला मंदिर के पास। एक टीम को ट्रैंकुलाइजिंग गन के साथ में ट्रांजिट हॉस्पिटल में रखा गया था। और मैं स्वयं बीच में जहाँ पर उसके एक पेड़ पे होने की संभावना जो पहले देखी गई थी, वहाँ पर मैं स्वयं था। लेकिन रात भर गश्त करने के उपरांत भी कहीं भी मादा शावक और मादा गुलदार के डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में टेकनपुर बीएसएफ एकेडमी के 232 प्रशिक्षुओं ने ट्रेनिंग ली। सब इंस्पेक्टर ने 7 दिन का साहसिक और जोखिम भरा प्रशिक्षण पूरा किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम को 2 ग्रुप में समाप्त किया गया, जिसमें 2 भागों में बटे 116 प्रशिक्षु बीएसएफ अधिकारियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए उच्च मनोबल के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा किया। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के दौरान शिवपुरी व्हाइट वाटर राफ्टिंग, यमुनागढ़ रिवर क्रॉसिंग समेत रॉक क्लाइंबिंग जैसी कई ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी गई। इसके अलावा रेस्क्यू से संबंधित जानकारी देकर प्रशिक्षुओं को आपदा के समय अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की मदद करने के गुण भी सिखाए गए। हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हम सोच के आए थे उससे बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। हमने तो सोचा था सिर्फ एडवेंचर्स करेंगे, पर हमें यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें और बेसिक सर्वाइवल टेक्निक सीखने को मिली, जो कि बहुत इजीली कहीं हमें सीखने को नहीं मिलती। सिर्फ एक सिविलियन का एन्जॉयमेंट होता है एडवेंचर, पर हमारे लिए एन्जॉयमेंट से ज़्यादा था, क्योंकि हम ये अपने जीने के लिए और किसी और की जान बचाने के लिए काम में लगाएंगे। और हमने ये 7 दिन बहुत ही एंजॉय करके गुजारे हैं। एक टीम वर्क सीखा हमने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी हिम्मत, हमें पता भी नहीं था कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो शायद हमने अपनी हिम्मत बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में अभी ट्रेनिंग कर रहे 116 प्रशिक्षणार्थियों का 2 ग्रुप, जो 21 फरवरी से आज 5 मार्च के बीच में 116 के ग्रुप में आए थे, दो वीक के प्रशिक्षण के लिए, एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए। और इन्होंने अपनी 1 वीक की प्रशिक्षण आज पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण के दौरान हमने इनको, सबसे महत्वपूर्ण है कि हाई एल्टीट्यूड में आपको सर्वाइवल और रेस्क्यू कैसा करना है, उसके टेक्निक्स और उसके तरीके बताए हैं। साथ साथ फ्लड वाटर रेस्क्यू, उसके भी हमने तकनीक्स और तरीके बताए हैं, जो इनको अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी काम आएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने इनको आपदा प्रबंधन के बारे में भी जानकारी दी है। बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में काफ़ी बेहतर जो हमारी ट्रेनीज हैं, इन्होंने 30 वीक से ज़्यादा की अपनी बेसिक प्रशिक्षण विधा कंप्लीट कर ली है। इस दौरान आपने देखा यहाँ आने के बाद, जैसे आपको अभी कमांडेंट बियाट ने बताया है, तमाम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि बीएसएफ को चल के कई जगहों पे आपदा प्रबंधन में भी रिस्पांस करना पड़ता है। बाय द टाइम हो सकता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ना आ पाएँ, उस चक्कर में इनको ये एक्सपोजर दिया जाएगा। आने वाले समय उनको काफ़ी काम आएगा। हाई एल्टीट्यूड में किस प्रकार से सर्वाइव करना है, कैसे ट्रैक करना है, कैसे रेस्क्यू करना है, तो काफ़ी इनके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। साथ में उन सबसे ज़्यादा इनका ये बेहतर रहा है कि अपने आप के ऊपर इनका यकीन बढ़ा है। कॉन्फिडेंस लेवल, इतने डिफ़िकल्ट चीज़ें अगर ये कर सकते हैं तो दैट मीन कि हम कर सकते हैं। वो करना आगे आने वाले बच्चे हो, इनके 20 वीक के प्रशिक्षण, 25 वीक के प्रशिक्षण में काफ़ी बेहतर काम आएगा, काफ़ी बेहतर। चमोली में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां निचले इलाकों में गुनगुनी धूप के साथ ठंड भी महसूस हो रही है, तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत चमोली के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही हिमपात हो रहा है। गौरतलब है कि 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने हैं। इसकी तैयारी को लेकर पहले ही चमोली जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली जा चुकी है। हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ की तरफ बीआरओ द्वारा सड़क से बर्फ हटाए जाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
क्षेत्राधिकारी पौड़ी ने कोतवाली पौड़ी का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में उपकरणों के रख रखाव और सही उपयोग की जानकारी ली। सीओ पौड़ी ने बताया कि कोतवाली पौड़ी का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों का रिकॉर्ड चेक करने के साथ ही व्यवस्थित रख रखाव के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोतवाली में जरूरत के अनुसार सभी उपकरण उपलब्ध है। सीओ ने कहा कि थाने में तैनात कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी गई और सभी कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि जो भी समस्याएं उनके समक्ष रखी गई हैं उन सभी समस्याओं के निदान के लिए तत्काल काम किया जाएगा। समय 2 बार राजपत्रित अधिकारी द्वारा छपाई निरीक्षण किया जाता है, जिसमें थाने में सभी जितने असलाह होते हैं सभी चीज़ें उनका निरीक्षण किया जाता है कि कोई असलाह खराब तो नहीं या इनका रख रखाव सही है या नहीं है। जो भी वस्तु पुलिस लाइन से प्रदान की गई है उनका रख रखाव सही है या नहीं है, तो उस संबंध में निरीक्षण होता है। साथ साथ जो अभिलेख होते हैं उनका रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है कि यह अपडेट है कि नहीं है। और जवानों को ये भी होता है कि उन जवानों को हम ये देखें कि वो जवान अपना कार्य सही कर रहे नहीं कर रहे। उनसे हम हैंडलिंग भी कराते हैं, वेपन से हैंडलिंग कराते हैं, उनको राइफलों के बारे में जानकारी दिलाते हैं। जैसे दरोगा लोग उनको पिस्तौल का खुलवाना भी उनसे करवाते हैं। ये सभी चीज़ें हम उसमें। और देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।